सुशील, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा सुशील, मुझे ना एक चीज डिस्कस करनी है पहले आपसे, इससे पहले कि हम निफ्टी, बैंक निफ्टी उसकी तो बात हम करते ही रहते हैं। ये 3-4 कॉन्ट्रा ट्रेड्स जो आपने निकाली, और वो एक बार आदित्य बिरला फैशन, या फिर वो बायोकॉन, जी एंटरटेनमेंट, पेज इंडस्ट्रीज, ये सबके सब जिनके नंबर्स खराब थे या बैड न्यूज थी, लेकिन आपने कॉल दी इन सब स्टॉक्स में बाय की और वो ऑलमोस्ट सब में चली। ये क्या, इसमें क्या साइंस है? देखिए अनुज जी, ये सिर्फ खराब रिजल्ट पे जो सेल ऑफ होके, क्लाइमैक्टिक सेल ऑफ होके बॉटम बन गया, सिर्फ यही नहीं हो रहा है। आपने बहुत बखूबी इसको पकड़ा था और काफी सचेत किया था रिटेल इन्वेस्टर्स को कि आउटस्टैंडिंग बढ़िया रिजल्ट आते हैं, स्टॉक टॉप हो जाता है, तो पहले से आपको स्टॉक की पोजीशनिंग देखनी चाहिए। एक उदाहरण के तौर पर हम एबीएफआरएल की इस चार्ट को सहारा बनाते हैं। तो देखिए, ये कोई नया विज्ञान नहीं है। भगवत गीता में भगवान ने कुछ चौथे अध्याय में बताया कि सचेत मन से हम अपनी इंद्रियों के द्वारा सिर्फ उन्हीं चीजों को ढूंढते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग अचेत मन के बायसेस को कंफर्म करता है। और मॉडर्न साइकोलॉजी में भी क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट्स में, सैकड़ों एक्सपेरिमेंट्स में साबित हो चुका है कि तकरीबन 7 सेकंड पहले तक हमारा अनकॉन्शियस माइंड डिसीजन ले चुका होता है, और यूजुअली हम अपनी सेंसोरियल इनपुट से, सो कॉल्ड फंडामेंटल न्यूज से कंफर्मेशंस को ढूंढते हैं। तो इतने गिरते ट्रेंड में जिद्दी लोगों ने बेचा नहीं, वो ट्रेंड के खिलाफ खड़े रहे, ट्रेंड का साथ नहीं लिया। और अब जब पैंडिमोनियम और पैनिक आया है एबीएफआरएल में, तो वो उनकी ईगो के कारण कि अब हम इंटेलिजेंट लोग हैं और इतने खराब रिजल्ट के बाद और नहीं झेलेंगे। तो वही टॉप पे भी होता है, वही बॉटम पे भी होता है। और टेक्निकल एनालिसिस वो साधन है। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस विचार है और टेक्निकल एनालिसिस व्यवहार है। आपको चुनने होंगे स्टॉक्स फंडामेंटल्स पे, विचार पे, और उसको आप रिएक्ट करोगे क्वार्टर टू क्वार्टर, देन यू आर नॉट ए फंडामेंटल इन्वेस्टर। तो टेक्निकल एनालिसिस उस व्यवहार का मेजरमेंट है कि अति हो चुकी। तो टॉप पे भी सेम पैटर्न्स काम करते हैं, बॉटम पे भी सेम पैटर्न्स काम करते हैं, और इसको सबसे पहले आपने बखूबी पकड़ा। तो रिटेल हो या होलसेल, हर एक इन्वेस्टर को देखना जरूरी है कि हम न्यूज पे जो रिएक्ट कर रहे हैं उसके पहले का इतिहास क्या है। और इतिहास ये था कि ये डाउन ट्रेंड करीब करीब खत्म होने को आया, तब खराब खबर आई। तो ये हर बार होता है और इस बार भी कुछ अनोखा नहीं। ओके, बिल्कुल। जैसे कहते हैं प्री पोजिशनिंग, बहुत अच्छे से जोड़ा आपने एक्चुअली मार्केट्स और भगवत गीता को, सुशील जी, अच्छा लगा मुझे। चलिए, तो अब एक काम करते हैं। एक मुझे याद है अब तक, हालांकि आपने क्लियरली बोला था कि एक पर्टिकुलर लेवल ब्रीच होंगे तभी वो शॉर्ट कॉल एक्टिव होगी निफ्टी और बैंक निफ्टी के, लेकिन अभी क्लियरली उन लेवल्स हम काफी ऊपर है, तो अभी वो ट्रेड एक्टिव नहीं हुई है। अभी मेरे ख्याल से अभी वो ट्रेड नल एंड वॉइड है निफ्टी बैंक निफ्टी पर जो आपकी थी। एक बिल्कुल नल एंड वॉइड है। देखो अनुज, हम जरूर से जल्दी चढ़ गए और इस लेवल पर निकल गए, और उसके बाद से अब हमारे अंदर वो दुस्साहस लग रहा है हमें यहाँ पे लार्ज कैप्स में एंटर करने का। ठीक है, तो दुनिया भर के छोटे साइड काउंटर्स हैं, चाहे ये कुटे पिटे रिजल्ट्स वाले स्टॉक हैं, या अगर एनएमडीसी 108 के ऊपर ब्रेकआउट दे देगा, या आपके साइड में दुनिया भर के स्टॉक्स है। अगर नेल्को आज अगर सस्टेन कर जाता है जिस भाव पर है, तो ये भी एक बड़ा बाई बन जाएगा। तो जो स्टॉक्स चले ही नहीं है, लैगार्ड्स को इस वक्त लेने में भय नहीं लग रहा है। और आप देखो घूम फिर के रिबाउंड्स के अंदर, अब अगर आप, मैं मारुति की चार्ट के एक उदाहरण के तौर पर दिखाऊं, आ गया ये वापस अपने अच्छा खासा इसने रिबाउंड बना लिया, अब वापस इसने सेल सिग्नल जनरेट कर दिया कल। मारुति के बाद डीवीज लैब ने अगर बड़ा सेल सिग्नल जनरेट कर दिया कल। तो सिलेक्टिवली लार्ज कैप्स के अंदर वो एक टॉपी फीलिंग है। तो 100, 200, 250 पॉइंट जो भी हम निफ्टी पे तरस लेंगे एक बार, पर अब इस लेट स्टेज पे उनमें अभी के अभी तो घुसना मुझे बिल्कुल मुनासिब लगता नहीं है। बैंकों के अंदर भी अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी ने ठीक है ऑल टाइम हाई बना लिया है, पर पास्ट में भी जब बैंक्स ने कोई बड़ा सेल ऑफ दिया, ये भी एक पुराना ऑल टाइम हाई था। तो जिस तरह का कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटिव पैटर्न है, जिस लेवल तक जितना कमाना लिखा था कमा लिया, अब छूट गया, हमें इसके अंदर वेट करना पड़ेगा। तो ऐसे भी पैसे अनुज हमेशा सीमित ही होते हैं। दुनिया भर के बी ग्रुप स्टॉक्स और साइड एफ&ओ काउंटर्स पे कंटिन्यूअसली हमने लगातार वीक ऑन वीक आपको भी तेजी के स्टॉक्स बताए। तो मार्जिन है कहाँ की जहां पे अभी जाके इनमें काम करें। तो यहाँ पे इनको लॉन्ग करना लार्ज कैप्स को बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लग रहा है। देखते हैं वो शॉर्ट कॉल ट्रिगर होगी या पुल बैक में हमको अपना कॉल रिवाइज करना पड़ेगा, वो वक्त बताएगा। सुशील जी, अब एक दो स्टॉक से बात करते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक होके। वो स्टॉक्स जो कि अब स्विंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसी सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, वो नहीं कर पाए थे। फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल रखूंगा आपकी स्क्रीन पे, अपोलो हॉस्पिटल्स 4741 इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे
ये वो 4800-4900 का जोन क्रॉस कर पाएगा? यहाँ पे कोई ट्रेड या फिर कोई कॉल नजर आ रहा है आपको अपोलो हॉस्पिटल्स में? देखिए, अपोलो हॉस्पिटल भी अब फाइनल फेज ऑफ फ्रेंजी में है। यहाँ से एंट्री बनाना टफ है, जो चल रहा है चल गया यहाँ तक। अब देखिए, हमारा इनिशियल प्रोजेक्शन यहाँ से भी और यहाँ से भी था कि हम करीब करीब इस जोन पर आएंगे। अब वो आ चुका है वहां पे, ठीक है। तो इस जगह से कोई नई तेजी बना पाना मुनासिब नहीं है। आपको डिसीजन तभी लेना चाहिए, जीवन में भी और शेयर बाजार में भी, जब तीन बातें हैं। यू कैन एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ डिसीजन। एक डिसीजन को, एक निर्णय को लेने का क्या खर्च हो सकता है, यानी आपको एक सेंसिबल स्टॉप लॉस मालूम होना चाहिए, चार्ट में दिखाने के लिए। अनिश्चितता का भी एक हमें मूल्य आंकना होगा कि अगर हम यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल नहीं लेते तो आखिर कितना जा सकता है, तो प्राय हाई तक जा सकता है। और जब निर्णय अनिर्णायक परिस्थिति का कॉस्ट, एक्सपेक्टेड मूल्य अगर कम है निर्णय लेने से, तो मैं निर्णय नहीं लूंगा। इसलिए मैं अब अपोलो हॉस्पिटल यहां लूंगा नहीं। जो नीचे लिया हुआ है उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जब हिट होगा हम निकल जाएंगे। यहाँ इसको इमीडिएटली बेच दे बोलना गलत होगा, तो यहाँ एंटर नहीं कर सकते। रिवॉर्ड रिस्क रेशियो अब फेवरेबल नहीं। चलिए, अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपोलो को चेस करने में फेवरेबल नहीं है। अच्छा, पिछले 4-5 दिन में एक चीज और तब्दील हुई है सुशील जी, और वो है मेटल्स का चलना। और अगर आप निफ्टी मेटल इंडेक्स को देखें तो 6 फरवरी के बाद के हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड करता हुआ, ये आपको किस प्रकार की ट्रेड की अपॉर्चुनिटी दे रहा है? मेटल्स में आपको कोई ट्रेड मिल रहा हो तो बताइएगा, सेल ऑन राइज या फिर आप बाय के मोड में हो तो भी। देखिए, सिंपल सा काम कर सकते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये स्विंग हाई को जब क्रॉस करे, इस स्विंग हाई को 8530 को, ये रेजिस्टेंस लाइन है, इस स्विंग हाई को जब क्रॉस करे 8535 को आप ट्रिगर बना लो। और वहां आप अगर लॉन्ग हो जाते हो, ₹2 स्टॉप लॉस पकड़ लीजिए, मोटी मोटी बात करते हैं, तो 102 तक की चाल इसमें बन सकती है। और वो 102 का प्रोजेक्शन सिंपल इन दो रेखाओं को मैं प्रोजेक्ट करके बना रहा हूं। कोई मुझे यहाँ से लॉन्ग टर्म बुल मार्केट स्टील अथॉरिटी में शुरू हो गया ऐसा नहीं लगता। आप उसी तर्ज पर अगर एनएमडीसी को भी मेटल्स में ही गिन लो पल भर के लिए, इसमें सट्टा करने की बजाय अगर आप डिलीवरी का ट्रेड करते हो, पावरफुल ट्रायंगुलर पैटर्न का कंसोलिडेशन बना के, इतना बड़ा बुल रन जो हुआ पहले, उसके बाद एक बड़ा कंसोलिडेशन बना के स्टॉक बड़े ब्रेकआउट को तैयार है। तो भले एफ&ओ में भी है, अब ये ब्रेकआउट दे चुका है। यहाँ पे सट्टा करने की बजाय 2-3 रुपए की बर्दाश्त, 4 रुपए की बर्दाश्त रख के डिलीवरी लेते हैं, तो मुझे लगता है डबल भी हो जाएगा तो बड़ी बात नहीं। तो वो 6 महीने का ट्रेड है। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 2 सप्ताह का ट्रेड है। नालको जो एक एक्सट्रीमली लार्ज डिविडेंड पेइंग कंपनी है और ये स्टॉक चला ही नहीं है, अब हो सकता है कि इसके अंदर में भी एक ये ब्रेकआउट आ चुका हो। ये ब्रेकआउट थोड़ा पुअर क्वालिटी का, इसीलिए मैं बिल्कुल टेबल थंपिंग कॉल नहीं दे रहा हूँ। पर ये नालको का स्टॉक यहाँ से लेके आप अगर आप ₹1-1.5 का स्टॉप लॉस लेकर के आजमाना चाहिए, और हो सकता है अगले पड़ाव में हमें 98-99 तक देखने को मिले। और उसके बाद हम फैसला करेंगे कि क्या ये एक लंबी चाल शुरू हो चुकी है 135-40 जाने के लिए। तो डिविडेंड रिच नालको और एनएमडीसी सट्टा करने की बजाय आप डिलीवरी लेके बैठो, और आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में एक अच्छा खासा 20% का फंड अब बनता है।